गुड आईएमसी। स्वागत है आप सभी लोगों का आईएमसी टॉक्स के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। वैसे तो वो बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, मगर उनको एक माइंड ट्रेनर भी माना जाता है। वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं हमारी आईएमसी कंपनी के डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट श्री शिवकांत मिश्रा जी से। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। गुड आईएमसी शिवकांत जी, कैसे हैं सर? गुड आईएमसी सर, मैं बहुत अच्छा हूं और मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ पर आकर के। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। तो शिवकांत जी, सबसे पहले शुरू करते हैं आपके शुरुआती जीवन से, और साथ साथ मैं चाहूंगा आप ऑडियंस को बताएं कि आप कैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए। तो भाई जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है मुझसे ये, क्योंकि शुरुआती दिनों में मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। अपने पापा को स्ट्रगल करते हुए मैंने देखा है, तो मुझे लगा कि लाइफ में बस स्ट्रगल ही है और बहुत मैंने गरीबी को झेला है। लेकिन मेरी लाइफ में ड्रीम बहुत बड़े थे। ओके। मैं हमेशा सोचता था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, पर ये नहीं पता था कि बड़ा क्या करना है। मैंने पढ़ाई की और पढ़ाई में मैं बहुत ही इंटेलिजेंट था, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मुझे पढ़ाई को भी बीच में क्विट करना पड़ा। ग्रेजुएशन भी मैंने फाइनल एग्जाम से पहले ही क्विट कर दी थी और मुझे लगा लाइफ में कुछ करना पड़ेगा। मुझे याद है कि मुझे स्कूली दिनों में जब मैं स्कूल जाता था तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मुझे काफ़ी इंसल्ट भी सहन करनी पड़ती थी। एक टीचर ने एक एग्जामिनेशन फीस थी मात्र 135 रुपये, जो मैं पे नहीं कर पाया, तो उन्होंने मुझे एग्जाम से उठा दिया और कहा कि अगर आपके पास 135 रुपये फीस भरने की, एक वर्ड बोल सकते हैं, औकात नहीं है, तो आप स्कूल में क्यों आते हो। और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना कि जो मैं बहुत अच्छे मार्क्स ले रहा हूँ, यानी कि 90% मार्क्स मेरे हमेशा रहे हैं और मैं बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा हूँ। तो मुझे उस समय लगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि मैं कितने मार्क्स ले रहा हूँ, वैल्यू है कि मेरे पास पैसे है या नहीं है। तो उस समय मेरा बिजनेस माइंड सेट हुआ कि मुझे लाइफ में कुछ बिजनेस करना है। और लेकिन पता नहीं था कि मैं क्या बिजनेस करूं, तो मैंने एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर खोला। ओके। PMRY लोन लिया मैंने, पैसे नहीं थे उस समय पर, और घर से ही, वही एक घर था छोटा सा, एक कमरे का घर था, तो वही घर था और वही मेरा कंप्यूटर सेंटर भी बना। तो दीवार के साथ फट्टे लगा करके और वहाँ पर कंप्यूटर रख के, 2-3 कंप्यूटर रख करके, तो मैं अकाउंट सिखाना स्टार्ट किया। मेरे पापा ऑलरेडी मैनुअल अकाउंट सिखाते थे और मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इसको डिजिटली किया जाए। अरे वाह। तो 2003-04 की बात है ये। उन दिनों में कंप्यूटर का क्रेज स्टार्ट ही हुआ था। तो मैंने जिद की कि मुझे कैसे भी करके 2-3 कंप्यूटर चाहिए। तो पैसे नहीं थे, तो लोन लेकर के कंप्यूटर लिए और उसके ऊपर मैंने पहले खुद सीखा और मैंने सीखा भी कैसे, बुक से सीखा उसको। अच्छा। तो इतना मैं पैसे पे नहीं कर सकता था कि कंप्यूटर से जाकर के, सेंटर से जाकर के कोचिंग लूँ। और उसके बाद धीरे धीरे जब सिखाना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ को बहुत आगे लेकर के जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरे 8 से 9 साल देने के बाद भी मेरी जो इनकम थी वो एवरेज 5 से 10 हज़ार रुपये की इनकम थी। और उतनी इनकम में, एक सिटी में, मैं उसमें पंजाब में रहता था, तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। तो उसमें लगा कि कुछ बड़ा करना चाहिए, इससे लाइफ नहीं कट सकती। ना मैं छुट्टी ले सकता था कहीं पर घूमने के लिए जाने के लिए, ना ही मुझे लगता था कि इससे मेरा अपना घर बनेगा, क्योंकि रेंट पर रहते थे। ना उससे लगता था, क्योंकि 3-3 महीने के रेंट जो थे वो ड्यू चल रहे थे। बिजली का बिल था, वो भी ड्यू चलता था। तो लगा कि ऐसे लाइफ नहीं काटनी, कुछ बड़ा करना चाहिए। और उस समय सर्च करते करते मुझे मिली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैंने बहुत नेगेटिव बातें सुनी थी। मुझसे बहुत सारे लोग मिले भी थे इसके बारे में बात करने के लिए, पर जितनी नेगेटिविटी मैंने सुनी थी तो मैं उनको भगा देता था। अच्छा। उनको मैं इग्नोर करता था। लेकिन कहाँ ना कहाँ मैंने कुछ अच्छी बातें भी पढ़ी थी कि यही एक इंडस्ट्री है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ा सकती है। तो मैं सर्च करता था एक सही कंपनी कौन सी हो सकती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे काम करने की जरूरत पड़ी, तो मैं किसको चूज करूंगा। तो ऐसा करते करते उस समय मेरी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी,
क्योंकि बचपन से बहुत सारी डिजीज को लेके मैं पैदा हुआ था। मेरा लीवर खराब रहता था, मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, एलर्जी थी, नाक से पानी बहता रहता था, नज़ला था, ब्रेन बहुत कमज़ोर हो चुका था, अंडरवेट था। तो उस समय पर अचानक मार्केट में जब मैं कहीं गया तो देखा कि आईएमसी के कुछ प्रोडक्ट मैंने वहाँ पर देखे, जैसे कि लाइक श्री तुलसी का मैंने प्रोडक्ट देखा, प्रोटीन पाउडर देखा उन दिनों में। ये बात है 2010 की। अच्छा। तो वो प्रोडक्ट को मैं जब उसके बारे में पूछा कि ये श्री तुलसी जो है, इसको तो हमने घर में इसको देखा है कि लोग उगाते हैं और इसके पत्ते चाय वगैरह में डालते हैं, तो ये ऐसी पैकिंग में कैसे है? तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि इसके ये एंटीवायरल है। मैंने जो एंटीवायरल वर्ड था वही पकड़ लिया कि मैंने सुना था कि ये जो नज़ला है या जो एलर्जी है ये वायरल के कारण होती है, और उसको मैं परचेज करके ऑन एमआरपी ले आया घर पे। और इनडायरेक्ट उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, इस फॉर्म भरने से आपको ये प्रोडक्ट जब आप दोबारा लेंगे तो डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा। अच्छा। उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और मैं आपकी ज्वाइनिंग कर रहा हूँ बिजनेस में। करेक्ट। और वहां से स्टार्टिंग हो गई इनडायरेक्ट मेरी ज्वाइनिंग। और जिसने मुझे बताया उसके बाद वो मुझे दिखा भी नहीं। उसने जब मैं दोबारा उससे मिलने के लिए गया, क्योंकि मैंने जब प्रोडक्ट यूज किए तो विद इन 1 मंथ मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और जब मैं उससे मिलने के लिए गया कि मुझे इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। कोई आया था मेरे पास, प्रोडक्ट रख के गया था, मुझे कैसे भी करके सेल करने थे और मैंने आपको सेल कर दी है। फिर उन्होंने मुझे अपने अगेंस्ट स्पॉन्सर के बारे में बताया कि जिन्होंने मुझे बताया मैं आपसे उनसे मिला देता हूँ। उनसे भी मैंने अगेन कुछ सवाल पूछे, इसके बारे में जानकारी चाही, तो मुझे लगा कि इसको भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, और मैंने आईएमसी की वेबसाइट पे जाकर के इसके बारे में पता लगाया कि लुधियाना की एक कंपनी है। तो इच्छा जाहिर की कि लुधियाना मैं कैसे जा सकता हूँ और इनके कोई प्रोग्राम होते हैं, कोई ट्रेनिंग होती है। तो उन दिनों में कंपनी का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम था और डायरेक्ट एमडी सर वहाँ पर एज ए स्पीकर आए हुए थे। अरे वाह। तो वहाँ पर मैं गया और पहली बार मैंने डायरेक्ट एमडी सर से आईएमसी कंपनी के बारे में जाना, इसके बिजनेस प्लान को देखा, और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि वाकई अगर मैं अमीर बन सकता हूँ और मेरे सपने पूरे कर सकता हूँ तो ये कंपनी जरिया बन सकती है। बट इतनी आसानी से मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूँगा, मुझे इसके लिए बहुत सारी डीप रिसर्च में इसको जाना पड़ेगा। तो एक बारी मेरे अपलाइन का फ़ोन आया कि एमडी सर जो है हमारे सिटी में आ रहे हैं और हमें सिर्फ 15 लोगों को मिलना है। अच्छा। तो एमडी सर को अचानक से हमें लगा कि 15 लोगों को मिलना है तो सबसे बेस्ट जो लोकेशन होगी वो आपका कंप्यूटर सेंटर होगा, और वैसे भी आज संडे है, आपके पास स्टूडेंट्स आ नहीं रहे हैं। तो मैंने हाँ तो बोल दिया, लेकिन अंदर में एक डर था कि इतनी बड़ी कंपनी के एमडी और मेरे छोटे से कुटिया में आ रहे हैं तो मैं कैसे उनको फेस करूँगा, कैसे उनकी मैं सेवा करूँ यहाँ पर उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, बस आपकी 10-15 चेयर्स होंगी यहाँ पे, और ये आपका जो जहाँ कंप्यूटर सिखाते हैं वहाँ पर हम लोग आपस में बैठ करके डिस्कस कर लेंगे सर से। तो ऐसा ही हुआ, सर आए। तो उसमें मैं बहुत दुबला पतला तो था ही। अच्छा। 45-40 किलो का वजन हुआ करता था। लेकिन मैंने सुना था कि आईएमसी जो है इसमें कोई भी मीटिंग होती है तो ड्रेस कोड होता है। तो उसमें मेरे पास उसमें टी शर्ट का वो सिस्टम नहीं था कंपनी में, तो उसमें वाइट शर्ट और नेवी ब्लू पैंट पहनते थे और आईएमसी की टाई। तो मैंने वो पहन लिया, तुलसी का बटन भी मैंने लगा लिया। और सर ने जैसे ही इंटर किया तो मुझसे हाथ मिलाया और गले मिले। उसका एक कारण ये था कि जिन 15 लोगों से एमडी सर को मिलना था उनमें से किसी ने ड्रेस कोड नहीं पहना था। और उसमें हमारे सीनियर लीडर्स भी थे और कुछ नए लोग भी थे। तो मैं चुपचाप बैठ करके उनकी बातें सुन रहा था, एमडी सर के साथ क्या बातें हो रही है। और बीच में जब सारी बातें हो गई तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे। तो जितने भी नेगेटिव थॉट, जितने भी नेगेटिव विचार मेरे माइंड में थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के, उनमें से मैंने कुछ सवाल एमडी सर से पूछे, जैसे कि सर आपके प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए, बहुत अच्छे हैं, पर इस कंपनी की अभी स्टार्टिंग है। लेकिन जब किसी कंपनी की सफलता जब हम देखने लग जाते हैं तो कुछ समय के बाद कंपनी क्वालिटी डाउन कर देती है। तो इसके लिए हम आप पर कैसे ट्रस्ट करें कि लाइफ टाइम आप क्वालिटी को मेंटेन करेंगे। करेक्ट। दूसरा मेरा ये सवाल था, क्या मैं
अपने पूरी लाइफ को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगा दूं, तो ये मेरे लिए रिस्क तो नहीं रहेगा। क्योंकि आजकल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियों पे, डायरेक्ट सेलिंग पूरी इंडस्ट्री पे ही भरोसा जो है लोगों का उठ चुका है। बहुत नेगेटिव बातें सुनने को मिलती है, और कंपनी का फ्यूचर का प्लान क्या है, ये सारी बातें की, और सर ने बहुत ही बेहतरीन इनके जवाब दिए, जिससे मैं पूरा संतुष्ट हुआ। और उस समय मैंने निर्णय लिया कि मुझे इस कंपनी के साथ डट कर और कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर काम करना है, और वो मेरी शुरुआत थी। वाह, वेरी नाइस। तो अक्सर जैसा आपने बोला कि आपके साथ भी वही हुआ कि आपको किसी ने ज्वाइन करा दिया और आपको पता भी नहीं था। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि कई बार लोग बोलने जाते हैं कि मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करा रहा हूँ, तो शायद वो व्यक्ति, जैसे आपने बोला कि मेरे मन में भी मेरे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थे, सवाल थे, तो वो शायद होते हैं। तो जब आपने सारा कुछ देख लिया, आपको समझ में आ गया कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ठीक है, कंपनी ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर सर से आपकी मुलाकात हो गई, आपके डाउट्स क्लियर हो गए, शुरुआत आपने करी। अब जब शुरुआत करी तो ऑब्वियसली बहुत सारे दिक्कतें, परेशानियां या चैलेंज आए होंगे। आपको क्या चीजें आई और आप किस वजह से टिके रहे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है डायरेक्ट सेलिंग में लोग आ तो जाते हैं, मगर थोड़ी भी मुश्किल, थोड़ी भी परेशानी अगर उनको हो जाए, वो तुरंत उतनी ही तेजी से, जितनी तेजी से आते हैं उतनी तेजी से क्विट भी हो जाते हैं। तो क्या चीजें थी जिसने आपको बांध के रखा? भाई जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। ये जो सवाल है, यानी कि ये जो हो रहा है, ये पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, और आने वाले समय भी होता रहेगा ये चीजें। तो सबसे पहले तो जब मैंने सीखा थोड़ा बहुत, तो मुझे लगा कि पहले तो मुझे इसके बारे में सीखना जरूरी है। अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी कंपनी को चूज करते हैं, तो पहले तो हमें कंपनी के बारे में ही पूरी जानकारी नहीं होती। करेक्ट। तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें कंपनी के हेड ऑफिस को देखना चाहिए, कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहिए, कंपनी के पूरे प्रोडक्ट्स की आपको ट्रेनिंग होती है, उसमें जाकर के आपको सीखना चाहिए। जब आपका ट्रस्ट बनता है कंपनी के ऊपर, बिलीफ बनता है, तो मैंने ऐसा ही किया। सबसे पहले मैंने अपना बिलीफ सिस्टम बनाया कंपनी के ऊपर कि कंपनी 100% ओके है। उसके बाद मुझे पता था कि चैलेंज तो लाइफ का पार्ट है। करेक्ट। मुझे बाद में पता लगा कि मेरे ऊपर जो एक्टिव लीडर है वो मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी जी हैं, और उस समय वो जोधपुर में रहते थे। तो मैंने फोन से उनसे कांटेक्ट किया कि मैं ऐसे कोटकपुरा में आईएमसी में ज्वाइन हुआ हूं, तो उनका भी वहां पर आना जाना लगा रहता था। तो वो मुझसे मिले मेरे कंप्यूटर सेंटर पर आकर के, तो उनको मैंने देखा वो कैसे काम कर रहे हैं। तो इन दिनों में वो जो है एक एक दुकान पर जा करके प्रोडक्ट सेल किया करते थे, हर मेडिकल स्टोर पर मिला करते थे, क्योंकि वो उससे पहले एमआर रह चुके थे। तो उनको उनका केमिस्ट से जाना, ऑर्डर लेना, उनसे मिलना, तो वो उनका प्रोसेस मैंने देखा, और मुझे लगा कि काम ऐसे ही करना है कि डोर टू डोर मुझे जाना पड़ेगा, हर दुकान पे डॉक्टर से जाकर के मिलना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा ये ऐसे ही काम करना है। उसमें लीडरशिप क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इन चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैंने उनको कॉपी करना स्टार्ट किया। तो मैंने स्टार्टिंग कैसे की कि मेरा जो कंप्यूटर सेंटर था उस पे मैंने एक डिस्प्ले बनाया, और उसमें मैंने 50 से 60 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट रख दिए। एक जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेदा के अंदर मैंने लिया। तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे थे उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट था, बिकॉज ऑफ मैं एक अच्छा टीचर था और लोगों को अच्छे से कंप्यूटर सिखा रहा था, तो उनका ट्रस्ट था। तो मैंने एक चीज ये सीखी है कि जब फर्स्ट टाइम आपसे कोई प्रोडक्ट लेता है तो वो कंपनी को नहीं जानता, वो आपकी फेस वैल्यू पे लेता है। बिल्कुल। तो मेरी फेस वैल्यू मैंने काफी 8-9 साल से अच्छी बना रखी थी, तो मैं जिसको जो बोल देता था। लेकिन मेरी एक आदत थी कि जिस प्रोडक्ट के बारे में मुझे जानकारी है मैं उसी के बारे में कॉन्फिडेंटली उनको बता देता था कि ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया, मुझे इसके ये अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो हुआ ये कि सारे जो भी स्टूडेंट्स थे उसमें से डेली कुछ ना कुछ रूटीन वाले प्रोडक्ट वो लेने लग गए, उनको रिजल्ट आने लग गए, और मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया, क्योंकि विद इन वीक मुझे लोग बता रहे हैं कि आपका हमने आई ड्रॉप डाला, आंखों में ये फायदा हुआ, हमें डॉक्टर के पास जाके सर्जरी तक कराने का सोचा था, लेकिन जब कंटिन्यू डाला तो वो प्रॉब्लम दूर हो गई और हमारी सर्जरी होने से बच गई। अरे वाह। ऐसे ऐसे मुझे टेस्टिमोनियल आने लगे, किसी का जुकाम ठीक हो गया, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी वो ठीक होने लग गई। फिर मुझे लगा कि इसको मुझे बड़े स्केल पर करना चाहिए, और जो मैंने 50 से 60 हज़ार के प्रोडक्ट सेंटर पे रखे थे वो मेरे विद इन वीक सारे सेल हो गए।
उसके बाद मैंने फिर से 60,000 का ऑर्डर दिया और पहले ही महीने में मैं सुपरस्टार बन गया, क्योंकि क्या मैं बात 1.5 लाख से ज्यादा की सेल सेंटर से ही कर चुका था। वेरी नाइस। उसके बाद मुझे लगा कि मैं अगर सेल करने लग गया तो मेरी लिमिट क्या होगी। अगर मैं 1.5 लाख का सेल कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख का सेल कर पाऊंगा, 3 लाख का सेल कर पाऊंगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एवरेज अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो टर्नओवर है उसका अगर हम 10% भी इनकम लेके चलें तो मुझे लगा कि अगर मैं 1.5-2 लाख का सेल करूंगा तो 15 से 20 हजार रुपये ही कमा पाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन आईएमसी बिजनेस में उसमें हमारे जो ग्रेट अप्लाई मिस्टर अजय मान जी हैं, तो उन दिनों में उनका 1 लाख रुपए का पे आउट मैंने सुना। तो उस समय मुझे लगा कि 1 लाख रुपए अगर कमाया जा सकता है तो मैं सेल करके तो नहीं कमा सकता। बिल्कुल। तो मुझे पता लगा कि इसके लिए टीम वर्क जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो फिर मैंने फिर से लर्निंग स्टार्ट की और कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स होती थी लुधियाना में, उन दिनों में कंपनी की जो मीटिंग्स होती थी लुधियाना में ही होती थी और डायरेक्ट हमारे माननीय एमडी सर और हमारे सीएमडी सर श्री अशोक भाटिया जी उन दिनों डायरेक्ट मीटिंग लेते थे। तो मैंने कोई भी मीटिंग मिस नहीं की। अच्छा। और डायरेक्ट एक एमडी सर से सुनना और सीखना, तो मुझे मेरा विजन क्लियर हुआ कि मुझे एक बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, मुझे अपने कंप्यूटर सेंटर से बाहर निकलना पड़ेगा और मुझे अपना एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तभी मैं अपने जो ड्रीम है उनको पूरा कर सकता हूं और लाखों में इनकम कमा सकता हूं। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया और मैंने थोड़ा सा फास्ट एक एक्शन लिया। वो एक्शन ये था कि जिस कंप्यूटर सेंटर से मेरा घर चलता था मैंने वो सारे जो उसमें 3-4 कंप्यूटर हुआ करते थे उसको सेल कर दिया, सेंटर को बंद कर दिया। अच्छा। और आप जानते ही हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके स्टार्टिंग के जो पे आउट होते हैं वो कोई खास नहीं होते, क्योंकि उसमें आपका नेटवर्क नहीं होता। बिल्कुल। तो मेरा पहला पे आउट ही 1100 रुपये का था। ओहो। और उसके बाद सेकंड पे आउट 3,000 रुपये का था। तो घर चलाना मुश्किल हो गया। तो उसके बाद मैं उन दिनों में पंजाब में रहता था और मेरा जो जन्म स्थान है वो हरियाणा में एक छोटा सा गांव है। तो वहाँ पर एक पुराना मकान बना हुआ था 84 से ही। तो जब देखा कि कंप्यूटर सेंटर बंद हो चुका है, इनकम आनी बंद हो गई है और आईएमसी में सिर्फ 1,000-1,100 रुपए की ही इनकम है, तो उससे घर तो चल नहीं सकता था। नहीं चल सकता। तो मकान का किराया कैसे दें, बिजली का बिल कैसे भरें, सरवाइव कैसे करें। तो ऐसी हालत होने पर हमें वो छोड़ना पड़ा और पंजाब छोड़ के मैं हरियाणा में वापस आया अपने पूरे माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, पूरे परिवार के साथ। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि चलो जैसे तैसे करके अपना खुद का छोटा सा घर तो है और गांव में खर्चे कम होते हैं, तो आप जॉब कर लेना 5,000 रुपये की, आपका भाई भी 5-6 हजार रुपये की जॉब कर लेगा और मिल करके 10,000 रुपये कमा के घर चला लेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैंने जब उनको बोला कि मुझे तो आईएमसी करनी है और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, अगर मुझे जॉब ही करनी होती तो मैं ऑलरेडी कंप्यूटर सेंटर चला ही रहा था, तो 10-15 हजार रुपये तो मैं कमा ही रहा था। तो 10-15 हजार रुपये के लिए मैंने आईएमसी को ज्वाइन नहीं किया। मेरे ड्रीम बड़े हैं। तो उसमें मुझे बहुत प्यार भरे वर्ड सबसे सुनने पड़े, बहुत विरोध हुआ मेरा, बहुत गालियां मुझे सुनने को मिली कि कहीं का नहीं छोड़ा, 10 साल लगाए थे, 8 से 10 साल में इतनी मेहनत करके 15-20 हजार रुपये कमाने लग गए थे कंप्यूटर सेंटर पे, वो भी बंद कर दिया। तुम्हारी पढ़ाई भी आप बीच में छूट गई है, आपने मतलब ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की, तो कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिल सकती। ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 हजार रुपये की जॉब मिल सकती है, वो तुम करना नहीं चाहते, तो ऐसे कैसे घर चलेगा। सही बात है। तो उस समय पर मैंने उनको एक अपनी तरफ से एक कमिटमेंट दी कि मुझे 1 साल तक आप टोका टोकी नहीं करोगे, लेकिन आप मुझसे चाहते क्या हो। तो छोटे भाई ने बोला कि देखो मैंने बात की है, 6,000 रुपये की तुम्हें कंप्यूटर पे ही जॉब मिल जाएगी, 6,000 5-6 हजार मैं कमा लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, 6,000 के हिसाब से साल के हुए 72,000 रुपये। तो 1 साल तक मैं आपको कोई पैसा नहीं दे सकता, लेकिन 1 साल बाद जो 72,000 रुपये हैं वो मैं आपको एक साथ दे दूंगा। यानी कि मेरे लिए, आपके हिसाब से तो मेरे लिए आज से जॉब स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये ईयरली मैं पैसा दूंगा। तो उन्होंने कहा कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा वो मुझ पे छोड़ दो। और मेरे को एक टारगेट मिल गया कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर आईएमसी से अच्छी इनकम लेनी है, तो कमाना ही है। और उसके बाद वैसा ही हुआ। मुझे चैलेंज बहुत सारे आए, क्योंकि पूरे हरियाणा में आईएमसी के प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे। और उन दिनों में
कंपनी बहुत छोटे लेवल पे, यानी कि मैं ये कहूँगा कि एक छोटा सा कंपनी का ऑफिस हुआ करता था रेंट पे। जो पुराने हमारे साथी हैं वो सब जानते हैं जी। तो उस समय पर प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ऑनलाइन नहीं मिलता था। तो मुझे हरियाणा में अगर किसी को कोई प्रोडक्ट देना होता था तो लुधियाना आना पड़ता था 300 किलोमीटर। ओहो। और पैसे नहीं थे कि मैं खुद उस समय पर स्टोर ले लूं या प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी करा पाऊं। तो छोटा सा भी कोई ऑर्डर होता था उसके लिए मैं रात को ट्रेन पकड़ता था पैसेंजर, सुबह पहुंचता था, प्रोडक्ट लेता था, फिर रात की ट्रेन पकड़ता था, फिर सुबह आता था। ओहो। ताकि मुझे होटल में स्टे ना करना पड़े, क्योंकि बहुत उसमें फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी, सरवाइव करना ही मुश्किल था। बिल्कुल। और भाई ने भी और फैमिली ने ये बोल दिया था कि उल्टा आपको हमें पैसा देना चाहिए तो अब देखते हैं तुम आईएमसी कैसे करोगे। तुम बाहर काम करने के लिए जाओगे तो ट्रैवलिंग का खर्चा होगा। तो अक्सर करके आजकल मैं देखता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज लोग जब ये बातें करते हैं, जब सारी चीजें अवेलेबल हैं, आज हमारे मेगा आयुर्वेदिक के अंदर भी हैं, स्टॉक हमारे अवेलेबल है, स्टॉक हर जगह अवेलेबल है, ठीक है, सारी सुविधाएं आईएमसी ने ही दे रखी है। उसके बावजूद लोग ये बहाने बनाते हैं कि मैं इसलिए काम नहीं कर सकता कि मेरे पास अपलाइन से पैसे की सपोर्ट नहीं मिलती, या कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मेरे पास पहले से पैसा होगा तभी मैं फील्ड में खर्चा कर पाऊंगा। तो सोचो उस समय वाही जी मेरे पास 3,000 से 5,000 रुपए का चेक आता था। उस 3 से 5,000 रुपए में मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी। उस 3 से 5,000 रुपए में ही मैं प्रोडक्ट आईएमसी के लेकर के आता था, चाहे वो 1,000 रुपए के प्रोडक्ट ले लिए, उसको आगे सेल करता था, वो पैसे आते थे, फिर से ऑर्डर लगाता था। तो ये स्ट्रगलिंग करते हुए मैंने काम किया और ऐसे करते करते 6, 7, 8, 9 महीने 10 महीने बीत गए। लेकिन इन 10 महीनों की एवरेज इनकम मेरी वही थी 3,000, 4,000, 5,000। एक बार थॉट आया कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए और मुझे वापस अपना कंप्यूटर सेंटर चला लेना चाहिए। लेकिन फिर मैंने बात की अपने अपलाइन से, धर्मेंद्र चौधरी जी से फोन पे, कि मैं बीच में फंस गया हूं और मुझे लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूं। तो उसमें वो भी क्या कह सकते थे, उन्होंने कहा कि देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी और आप थोड़ा पेशेंस रखो, सब हो जाएगा। और साथ में मैंने भी ये ठान लिया था कि अगर अब मैंने बीच में छोड़ दिया और मैंने जो कमिटमेंट की है परिवार के साथ और जो मैंने ड्रीम देख रखे हैं इतने बड़े बड़े, वो सारे छूट जाएंगे। तो अक्सर करके जब लोग लाइफ में ऐसा फील करते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, मुझे छोड़ देना चाहिए, तो उसमें उसको अपने ड्रीम याद कर लेने चाहिए। बिल्कुल। या उसको वो कमिटमेंट याद कर लेनी चाहिए जो उसने अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को कर रखी है कि मैं ये करने जा रहा हूँ। उस चीज ने मुझे वो ताकत दी और वापस मैंने ठान लिया कि अब मैं सारे 30 के 30 दिन बाहर रहूंगा और जैसे तैसे करके मुझे वापस उस मुकाम पे पहुंचना है जहां पर घर भी मैं अच्छे से चला सकूं और अपने छोटे छोटे ड्रीम पूरे करना स्टार्ट कर दूं। और अगले 2-3 महीने में मैंने कड़ी मेहनत की, यानी कि टोटल 1 साल के अंदर में मैं आईएमसी में चेयरमैन स्टार एसोसिएट बना। अरे वाह। और उसमें मेरी इनकम 50 से 60,000 रुपए तक पहुंच चुकी थी। क्या बात। तो जो 8 से 9 महीने में नहीं हुआ था वो अगले 3 से 4 महीने में एकदम से जंप किया और वो सारा कवर हुआ। और जो मैंने कमिटमेंट की थी भाई के साथ 70 से 72,000 रुपए की 1 साल बाद, तो वो साल का मैंने पे आउट की बात की थी, वो मेरा मंथली स्टार्ट हो चुका था 70-80 हजार रुपए। वेरी नाइस। तो उन्होंने एक बार तो बोला कि ये जो साल की मेहनत करके इतना आया है तो आगे देखते हैं कैसे होता है। ये जितनी भी MLM कंपनीज हैं, नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग जिसको भी हम बोलते हैं, तो इनमें ऐसा ही होता है। 1-2 चेक अच्छे आ जाते हैं और उसके बाद में कुछ नहीं आता है। तो उन्होंने मेरा फिर भी साथ नहीं दिया, फैमिली ने। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मेरे जब कंटिन्यू पे आउट आने लगे 70-80 हजार रुपये, 90,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये तक मैं पहुंच गया। और जब मैंने आईएमसी को शुरुआत की थी उसमें मेरे पास एक बाइक भी नहीं था। एक पुराना साइकिल खरीदा था सेकंड हैंड, और उस साइकिल से वो जर्नी स्टार्ट की थी। और उस 1 साल में मैंने जो काम किया था वो फील्ड में पैदल जाके किया, रिक्शा ऑटो पकड़ के किया,
बसेस में जा करके किया, या ट्रेन में पैसेंजर पैसेंजर ट्रेन होती है नॉर्मल, उसमें कोई स्लीपर नहीं, लोकल ट्रेन में जा करके काम किया था। लेकिन पूरे 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने फर्स्ट अपनी जो कार है आईएमसी की इनकम से, अल्टो 800, 3.5 लाख 4 लाख रुपए की उन दिनों में उसकी कॉस्ट थी, वो मैंने नई परचेज की। क्या बात है सर, वेरी नाइस। और वो जो मुझे उस पल ये फील हुआ कि ड्रीम पूरे होते हुए दिख नहीं रहे हैं, हो चुके हैं एक तरह से, उस समय वही एक सबसे बड़ा ड्रीम था। उसके बाद हिम्मत नहीं आ रही, उसके बाद तो फैमिली ने भी मेरा साथ देना स्टार्ट कर दिया कि ये सही रास्ते पे है, बिल्कुल, और इसको हमें रोकना टोकना नहीं चाहिए। उसके बाद वो स्पीड बढ़ती गई और मुझे कॉन्फिडेंस जो मेरा था वो हाई होता गया, और उसके बाद मैंने अपना जो वर्किंग टाइम था वो और भी बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरिया में क्या होता है कि बसेस नहीं मिलती, आपको एक छोटी सी लोकेशन पे जाना है तो 2 घंटा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब खुद की कार आ गई, उसके बाद एक एक दिन में 3-4 मीटिंग्स करना स्टार्ट कर दिया, 1-to-1 करना स्टार्ट कर दिया, होम मीटिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद में हमने जो वीकली मीटिंग स्टार्ट कर दी, तो इतना कैंप लगाने स्टार्ट कर दिए, टीम में कैनोपी लगानी स्टार्ट कर दी, और उसके बाद रुके नहीं, और वो स्पीड इतनी बढ़ती गई, हर महीने में जो पे आउट है वो धीरे धीरे 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 5 लाख, और वो बढ़ता 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 बहुत आगे चला गया। और इस पूरी जर्नी में 2010 से ये जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, वो भी 10 के लास्ट में, तो 11, 12, 13, 14, 15 तक कंपनी का जो सबसे एक बड़ा लेवल होता है, ड्रीम लेवल, मैंने क्राउन प्रेसिडेंट लिया। और मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे जो अपलाइन है धर्मेंद्र चौधरी जी, वो फर्स्ट क्राउन प्रेसिडेंट बने थे, और उनके सिर्फ 1 ही महीने बाद मैंने सेकंड क्राउन प्रेसिडेंट का ये लेवल लेने का एक सौभाग्य मिला। और ये जो जर्नी थी, जो साइकिल से स्टार्ट हुई थी, अल्टो 800 से फर्स्ट मेरी अचीवमेंट थी, उसके बाद 7-8 गाड़ियां चेंज कर चुका था इन चंद सालों में। और 2015 में मैंने ऑडी कार ली, लगभग 50 लाख के आसपास, और 2016 में जैगुआर, यानी कि 10 महीने बाद ही जो एक ड्रीम लेवल मेरी कार थी। तो ये इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि जैगुआर कार लेना, और उस समय मुझे पता लगा कि बहुत रेयर लोगों के पास जैगुआर हुआ करती थी। तो ये आईएमसी के कारण, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खूबसूरती के कारण, और हमारे इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे एक विश्वास करने के कारण मैं वहाँ तक पहुँचा। और उसके बाद तो हमारी टीम में बहुत सारी अचीवमेंट्स आई, और आज सैकड़ों नहीं हजारों लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और अपने ड्रीम पूरे कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। आई थिंक आपने अपनी पूरी लाइफ जर्नी ही पूरी एक तरीके से कवर कर दी। तो मैं शिपान जी आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगा कि इस जर्नी के दौरान, जहाँ आपके पास चंद रुपए नहीं थे, जिसकी वजह से आपको क्लास में प्रताड़ित किया गया एक टीचर के द्वारा, आपने आज लाखों की गाड़ियाँ खरीदी, और आज आपकी लाखों रुपए महीने की आमदनी है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका, जीरो से लेकर के आप शिखर तक आज पहुँचे हैं, इस दौरान आपने जैसे बोला कई बार तकलीफें आई, कई बार दिक्कतें आई, और मुझे लगता है हर एक डायरेक्ट सेलर के जीवन में तकलीफें आती हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या वो 3 कारण थे जिसने आपको थामे रखा, और जिसकी वजह से आज आप उस शून्य से शिखर तक के सफर को तय कर पाए? वाही जी, जैसे आपने पूछा कि क्या चीज ने मुझे रोक के रखा, तो सबसे जो पहला कारण था वो था कि कंसिस्टेंसी। क्योंकि मैं सीख चुका था कि कंसिस्टेंसी ही हमें लगातार, अगर हम लगे रहे किसी चीज को करने में, तो हम सक्सेसफुल 100% होते ही होते हैं। करेक्ट। लोग अक्सर करके जल्दी क्विट कर देते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सेकंड, फेथ, कि क्या हमें अपनी कंपनी पर फेथ है। अगर आपको फेथ नहीं है तो ज्वाइनिंग से पहले आप अपना फेथ बनाइए। बिल्कुल। और फेथ बनाने का तरीका है, आप कंपनी के मैनेजमेंट से मिलिए, कंपनी के ऑफिस विजिट कीजिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में यूज करके जानिए। लेकिन जब एक बार फेथ हो गया तो उस फेथ को बना के रखिए। बिल्कुल। और जो तीसरा जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है टिकने का, वो है आपकी लर्निंग, आपका जो लर्निंग स्किल है, आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप टिकेंगे नहीं। तो सीखना बहुत जरूरी है। वेरी राइट, वेरी राइट। तीनों पॉइंट आई थिंक बड़े ही वैलिड आपने बोले।
जैसे कि आपने बताया बहुत सारे चैलेंजेस आए, फिर भी आपने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा। कई बार क्या होता है, टीमें बनती हैं, टूटती हैं। डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा कॉमन है, लोग आते हैं, जाते हैं। क्या कोई ऐसा फेज़ आया जब आप एक अच्छे लेवल पर पहुँच गए और उसके बाद भी आपको लगा, यार कुछ तो गड़बड़ है, मैं शायद अब नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगा? कोई ऐसा फेज़ आपके जीवन में है, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कोई ऐसा फेज़? और उस फेज़ से आप कैसे निकले? कैसे ओवरकम किया उस सिचुएशन को आपने? तो वाहिद जी, ये एक फेस नहीं, ऐसे कई आए। अच्छा। जब मैं चेयरमैन बना उस समय पर, तो उसमें 8 टीम से हम चेयरमैन बना करते थे और बाद में 6 टीम छोड़ के भाग गई। ओहो! सिर्फ 2 ही टीम बची मेरी, यानी कि जहाँ चेयरमैन मेंटेन होता था वहाँ गोल्ड लेवल पे मैं आ गया। उसके बाद एक बारी मुझे लगा कि जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया हो, स्टार्ट अभी दोबारा करना पड़ेगा। पर जो ड्रीम था वो मुझे बैठने नहीं देता था। तो मैंने सोच लिया कि कोई बात नहीं, जरूर मेरे में कोई कमी होगी। अगर मेरी 6 टीम गई हैं तो मुझे 10 टीम और नई बनानी है। उसके बाद मैंने दोबारा कड़ी मेहनत की और जब मैं सीपी लेवल तक पहुंचा, 20 टीम में उस समय पर सीपी लेवल हुआ करता था, मैंने 20 टीम बनाई और उसमें से फिर 10 टीम छोड़ के भाग गई। ओए होए। फिर मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि डायरेक्ट सेलिंग में आना और जाना लगा रहता है। बिल्कुल। मेरा विजन बड़ा है, मेरी सोच बड़ी है, इसलिए मैं टिका हुआ हूं। पर जरूरी नहीं है कि जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं उनका भी विजन उतना बड़ा हो। तो पहले ही मैंने माइंड सेट कर लिया कि हमें ज्वाइनिंग की जो संख्या है, जो हमारी टीम में आने वाले हैं, प्रोस्पेक्टिंग की संख्या मुझे बढ़ानी पड़ेगी। जितनी जाने वालों की संख्या उससे ज्यादा उनको लाने की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने उस समय पर 40 टीम बना दी। अच्छा। ताकि 40 में से 20 टीम बच जाएंगे। बची रहे। और इस तरीके से अपने जो वर्क एटीट्यूड था मेरा कि मुझे काम ज्यादा करना है, उसको मैंने बढ़ा दिया और अपने ऊपर फेथ रखा। मैं हमेशा मैंने बहुत अच्छी लाइन सुनी थी कि अगर आपके पास कुछ अंडे हैं, अगर वो टूट गए हैं या चोरी हो गए हैं, तो अंडे चोरी होने से क्यों डरना चाहिए? क्योंकि मुर्गी तो बांझ नहीं हुई है ना। सही बात है। तो अगर एक लीडर टिका हुआ है और उसके प्रोस्पेक्ट उसने की और कुछ लोग ज्वाइन हुए, चले गए, तो उन लोगों को ज्वाइन भी उसी ने कराया, तो वो फिर से करा सकता है। बिल्कुल, वेरी राइट। तो ये कारण रहे। वेरी नाइस। तो शिवकांत जी, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, आपने एक बात बोली थी कि आपका हमेशा लर्निंग माइंडसेट रहता है। मैंने सुना है आप आध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और आप माइंड ट्रेनर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आपने ये कला कब सोचा सीखने का? कोई ऐसा मुझे लगता है डेफिनेटली कोई ऐसा वाकया होगा जहाँ पर आपको लगा होगा कि इस चीज़ को भी आपको सीखना चाहिए। जैसे आपने बोला शुरुआत में आपको लगा कि प्रोडक्ट रिटेल करना है, तो आपने अपने कंप्यूटर सेंटर से रिटेलिंग बहुत अच्छी करी, प्रोडक्ट की जानकारी लेकर के लोगों को बताया। फिर आपको लगा कि सिर्फ रिटेलिंग भर से 10-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा काम नहीं बनेगा। फिर आपने नेटवर्किंग कैसे करनी है, इस बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इनकम को बढ़ाना है, वो समझा। टीम की ज़रूरत कैसे है, टीम को डेवलप कैसे करना है, उन चीज़ों को समझा। तो कहाँ आपको लगा कि माइंडसेट का ये खेल है, माइंडसेट को सही करना ज़रूरी है? तो माइंड के ऊपर आपने कब लर्निंग शुरू की और आध्यात्म का आप यहाँ पर क्या रोल देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री माइंडसेट से ही चलती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जाते हैं तो लोगों के डिफरेंट सवाल होते हैं कि ये कंपनी भाग गई तो ऐसा हुआ, तो वैसा हुआ, तो बहुत सारे तरह के सवाल आते हैं और उनको फेथ नहीं होता कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। करेक्ट। तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी माइंड में ही होती है। तो पहले तो अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो मैं बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट रहा हूँ। अच्छा। तो जब मैं छोटा था, लगभग 13 साल की एज थी, तब से मैं मेडिटेशन लाइन में था। अरे वाह। तो मैं बहुत मेडिटेशन करता था उस समय पर, लगभग 8 से 10 घंटे तक की मेरा प्रैक्टिस थी उस समय पर मेडिटेशन की। तो जब मैं मेडिटेशन करता था तो मेडिटेशन में हमें यही सिखाया जाता है कि जितना आपका माइंड पॉजिटिव सोचता है, जितना पॉजिटिव अफर्मेशन आप देते हैं माइंड को, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वही आपकी लाइफ में होता है। करेक्ट। तो जब भी मेरे लाइफ में चैलेंज आए तो उसमें मैंने अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं किया। अगर लोग छोड़ के जा रहे हैं, अगर कोई मुझे बाहर का व्यक्ति कोई रिजेक्शन दे रहा है, कोई भी कुछ करता था, तो मैंने अपने माइंड को स्टेबल रखा। उसके लिए जरूरी है कि आप उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ते रहें। तो मैं अपना लर्निंग पे ज्यादा फोकस रखता हूँ। मैंने जितने भी अच्छे स्पीकर को सुना इंडिया में, जितने भी अच्छे ट्रेनर्स थे, उनके सबकी पेड कोर्सेज मैंने लाखों के किए। अच्छा।
कि मुझे ऐसा लगता था कि जितना हम ज़्यादा सीखेंगे उतना हमारा माइंड सेट बहुत स्ट्रोंग होगा। तो जब माइंड सेट को मैंने स्ट्रोंग कर लिया तो मैं न्यूट्रल हो गया। अगर कोई टीम छोड़ के जा रहा है या कोई नेगेटिव टॉक करता है तो उसके ऊपर हमारे माइंड पे उसका कोई असर नहीं है। हमारी जो एक स्पीड है काम करने की उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो माइंड सेट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर जिसका विजन बड़ा होगा, जिसकी सोच बड़ी होगी, वही बड़े काम कर पाएगा। अक्सर करके डायरेक्ट सेलिंग में ड्रीम की बात की जाती है। करेक्ट। तो ड्रीम की बात ही क्यों की जाती है? ताकि उसका माइंड सेट कुछ बड़ा करने का बने। और जब बड़ा करने का बनेगा वो तब बनेगा जब उसका माइंडसेट ही ऐसा होगा कि मुझे लाखों रुपए कमाने हैं, मुझे अपने फैमिली के ड्रीम पूरे करने हैं और मुझे अपनी लाइफ को ऊंचाई पर लेकर के जाना है। तो उसके लिए सारा खेल माइंडसेट का है, और माइंडसेट से ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं। वेरी राइट। तो आज आप शिवकांत जी कंपनी के सेकंड जो टॉप लेवल है वो है आपका डायरेक्टर ग्राउंड प्रेसिडेंट लेवल, उस पर आप हैं। ये लेवल आसानी से नहीं मिलता। इस लेवल के लिए आपने टीम में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डाली होंगी, इनकलकेट की होंगी, जिससे आपकी टीम में भी वो ठहराव आए जैसे आप में है। तो क्या आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे क्या वो चीज़ें हैं जो एक लीडर के तौर पर अपनी टीम को संभालने के लिए आप करते हैं, जिससे लोग जुड़े रहें, लगातार काम करते रहें और लगातार अपने ड्रीम्स को चेस करते रहें? वो क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल सर। एक्चुअली होता क्या है कि एक लीडर जो होता है वो राजा होता है और उसकी टीम उसकी प्रजा होती है। तो कहावत सुनिए, जैसा राजा वैसी प्रजा। बिल्कुल। तो मैं अपनी टीम को सबसे पहले तो एक ही चीज सिखाता हूँ कि आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है। मोस्टली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग अपलाइन पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, या वो टीम के सहारे चलते हैं कि टीम अच्छा काम कर रही है तो उनका मूड अच्छा रहेगा। टीम में थोड़ा सा हलचल आई तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं टीम को अक्सर एक ही चीज सिखाता हूँ कि ये बिजनेस आपका है, आपके अपलाइन का नहीं है। बिल्कुल। और अगर आपका बिजनेस है तो आप इस बिजनेस के मालिक हैं, और जो मालिक होता है उसको हमेशा ये रहता है कि मुझे अपने बिजनेस को ऊंचाई पर लेकर के जाना है। उसके लिए कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको हमें पालन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस बिजनेस को एथिक्स के साथ कीजिए, ईमानदारी के साथ कीजिए। दूसरा, इस बिजनेस में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आप रातों रात करोड़पति मिलियनर नहीं बन सकते हैं। जितने भी अगर टॉप मोस्ट अगर हम लीडर्स की बात करें, सबकी स्टोरी में एक ही चीज सुनने को कॉमन मिलती है कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, एथिक्स के साथ काम किया है। जिन्होंने भी एथिक्स को छोड़ा वो टेम्परेरी सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उनका एंड रिजल्ट ये होता है कि वो खुद क्विट करके चले जाते हैं। उसके बाद ये सारा का सारा बिजनेस वैल्यूज का है, आपकी एटीट्यूड का है। अगर आप एक बॉस बनते हैं और सामने वाले को एम्प्लॉय समझेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं चलेगा। यहाँ पर वी आर बिजनेस पार्टनर्स। हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, चाहे वो हमारे अपलाइन है, चाहे वो हमारी डाउन लाइन है, चाहे वो हमारे क्रॉस लाइन है। हमें सबको, हम सब बिजनेस पार्टनर्स हैं। बिल्कुल। तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हमें आगे से सपोर्ट मिलेगी। एक दूसरे का हम रिस्पेक्ट देंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलनी है। इसके साथ साथ हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए कि हमें डेली कुछ नया सीखना चाहिए। कम से कम 2 घंटा हमें डेली नया सीखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास कंटेंट नहीं होते तो लोग हमारी बात सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है वही पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें हैं, तो वो मीटिंग में आना बंद कर देते हैं। वो आपकी धीरे धीरे इज्जत करना बंद कर देते हैं। और जब आप खुद नया सीखते हैं तो आप टीम को भी नया सिखाएंगे, तो टीम आपके साथ बंधी रहती है और आपको प्यार करती है। वेरी राइट। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जिसको हमें, बेसिक्स को हमें फॉलो करना चाहिए। शिवकांत जी, मैं यहाँ पे एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बिजनेस में एक बिजनेस एसोसिएट की लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो कई फेजेस से लोग गुजरते हैं। शुरुआती दौर होता है जहाँ एक नया व्यक्ति जुड़ता है, अभी उसको कंपनी नहीं पता है, इंडस्ट्री नहीं पता है, उतना बिलीव नहीं है, अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरा फेज आता है जब वहाँ पर एक बडिंग लीडर हो जाता है, वो थोड़ा बिजनेस का चलने लगा है, थोड़ा थोड़ा उसका विश्वास जमने लगा है। और फिर एक होता है सीनियर लीडर, जहाँ पर वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो चुका है, जिस लेवल पर आज आप हैं। तो ये तीनों फेज में आपकी टीचिंग क्या रहती है? कैसे आप लोगों को तैयार करते हैं इन तीनों फेज के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो फेस होता है, मैं उसको ये कहूँगा कि वो सिर्फ लर्निंग का होता है। उसमें हमारा जो भी नया व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आता है उसको अपनी फुल एनर्जी,
फुल फोकस सिर्फ सीखने पे लगाना चाहिए। उसको हर कंपनी की मीटिंग्स अटेंड करनी ही करनी है। उसको जितने भी कंपनी की तरफ से डिजिटल ट्रेनिंग हो रही है, जूम मीटिंग के माध्यम से हो रही है, कंपनी के कोई इवेंट हो रहे हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग फेस होता है उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। जैसे हमारे बड़े बड़े इवेंट होते हैं दिल्ली के अंदर में या हरिद्वार के अंदर में, तो जब हम इवेंट्स में जाते हैं और हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि हमें एक बिलीफ नहीं होता कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो जब वो सक्सेस जर्नी सुनता है उन लोगों की जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिन्होंने स्ट्रगलिंग को भी देखा और जिन्होंने सक्सेस को भी देखा, बिल्कुल, तो वो सारे चांसेस जो हैं उनको ऐसे इवेंट में मिलते हैं। तो जो स्टार्टिंग फेज वाले लोग हैं उनका सारा जो ध्यान है वो लर्निंग पे होना चाहिए, सेमिनार्स में उनको जाना चाहिए, हर मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, उनको वीकली मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए अपने सीनियर्स के माध्यम से, मंथली मीटिंग भी उनको कंडक्ट करनी चाहिए अपने सिटी के अंदर में, और 1 से 2 घंटा वो आईएमसी के फेसबुक पेज से, आईएमसी के यूट्यूब चैनल से, या जो भी आईएमसी के टॉप लीडर्स हैं उनके माध्यम से जो भी डिजिटल ट्रेनिंग है उनको सुनते रहना चाहिए। अब आते हैं बीच वाले लोगों पे, जब हमें कुछ समय हो जाता है और हम बीच के पड़ाव पे होते हैं, यानी कि ना हम उसको बहुत सक्सेसफुल कहेंगे ना उनको हम बिल्कुल स्टार्टिंग वाले मोड पे कहेंगे। तो ये वो मोड होता है जहां पर सबसे बड़ा रिस्क होता है कि हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, क्योंकि हर इंसान जब सर्वाइवल करने लग जाता है तो वो ड्रीम भूल जाता है। उसको लगता है मेरे को 30-40 हज़ार 50 हज़ार आ रहा है, मेरा घर चल रहा है, उसके बाद में कहाँ ना कहाँ वो रुक जाता है। करेक्ट। तो ऐसे मोड पे सबसे ज्यादा जरूरी है उसको अपने ड्रीम के ऊपर फोकस करना। उसको नोट करना चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री में जब आया था, क्यों आया था, तो क्या मुझे सिर्फ सर्वाइव ही करना था? अगर सर्वाइव ही करना था तो सर्वाइवल के लिए बहुत सारे काम है, बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनी है ड्रीमर्स के लिए। तो उसको हर रोज मैनिफेस्ट करना चाहिए अपने ड्रीम्स को। करेक्ट। उसको एक बार जरूर सुबह जब मॉर्निंग में उठता है तो उसको 10 से 15 मिनट इस चीज पे लगाना चाहिए कि मेरी लाइफ में ड्रीम क्या है। सोते टाइम भी उसको अपने ड्रीम को फोकस करना चाहिए। जब वो ड्रीम पे फोकस करेगा तो वो कंफर्ट जोन में जा ही नहीं सकता। इसके साथ साथ हम बात करते हैं एक बड़े लेवल पर आने के बाद, तो बड़े लेवल पे आने के बाद भी एक सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि वो ठहर जाता है एक इनकम पे। चाहे किसी के लिए वो लास्ट इनकम 1 लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, 5 लाख हो सकती है। करेक्ट। ऐसे पड़ाव पर जब आप आते हैं तो आपको पूरे इंडिया लेवल पर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो लाखों में और करोड़ों में भी कमा रहे हैं, करेक्ट, उनको देखना चाहिए कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि आप अपने आप को रिच मान ही नहीं सकते, क्योंकि आपसे भी रिच बहुत है। करेक्ट। तो जो आपसे सक्सेसफुल लोग हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी हैबिट्स देखनी चाहिए और उसमें और मेरे काम करने में क्या अंतर है। और जितना आप बड़ा बनते हैं उतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है। और वो एक वो लेवल होता है जिसमें आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप एक आइडियल लीडर होते हैं और आपको हजारों लाखों लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो उनकी सक्सेस के लिए उनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा कि कैसे मैं इनको इस लेवल तक लेके आऊं। तो उनकी जो लर्निंग है वो और बड़े लेवल पर उनका फर्ज बनता है कि मैं और कुछ ऐसा ज्यादा सीखूं जो मैं अपनी टीम को भी इस लेवल तक लेकर के आऊं। वेरी राइट, वेरी राइट। शिवकांत जी, अक्सर लोग ये बोलते हैं जब बिजनेस की बात आती है कि सर ना मेरी टीम में लीडर नहीं आ रहे, मेरी टीम में लीडर मैं खोज रहा हूँ, कोई लीडर ही नहीं मिल रहा। लोग तो हैं मेरी टीम में मगर लीडर कोई नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये लीडरशिप जो एक वर्ड है ये इनबॉर्न होता है यानी पैदाइशी होता है, या ये चीज डेवलप की जा सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? सर, पैदाइशी अमिताभ बच्चन नहीं थे, है ना। अनुराधा पौंडवाल या लता मंगेशकर नहीं थी। जितने भी हम बॉलीवुड में सुनते हैं, रजनीकांत के बारे में, वो एक कंडक्टर हुआ करते थे। अमिताभ बच्चन को कितनी रिजेक्शन मिली थी, बिल्कुल। आज इनको बॉलीवुड का किंग माना जाता है, ठीक है ना। धीरू भाई अंबानी की भी कहानी सुनते हैं हम। तो पैदाइशी किसी के अंदर में ये क्वालिटी नहीं होती है। ये जब हम सीखना चाहें तो कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी स्किल को डेवलप करके खास बन सकता है, बिल्कुल। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट था। मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता था। अच्छा। और मेरी लाइफ के जो 15 साल थे वो एक ही कमरे में एक ही जगह पर बीते हैं। क्योंकि मैं पंजाब में जब 15 साल रहा था तो मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, मैं किसी रिलेटिव से मिलना पसंद नहीं करता था, अपने आप में रहता था। और जब मैंने ज्वाइन की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट किया है। ये टोटल ही ऑपोजिट हो गया कि इसमें मिलना ही लोगों से है।
तो मैंने धीरे धीरे वो चीज़ की हैबिट डाली, लोगों से मिलना स्टार्ट किया, मैंने सीखा कि लोगों से कैसे मिला जाता है। उसके लिए मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स तक ज्वाइन किए कि मुझे अगर पब्लिक को डील करना है तो किस तरह से बात करनी है, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मुझे बातचीत करने की कला सीखनी पड़ेगी। तो देखो, लीडरशिप एक कला है, एक स्किल है, जो कोई भी सीख करके और उसके एक्सट्रीम लेवल तक भी पहुंच सकता है और आगे चल करके वो एक अच्छा लीडर बन के और दूसरों को भी ये सिखा सकता है। तो मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि आप अपनी टीम में ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग या ऐसे लीडर्स कैसे डेवलप करते हैं या कैसे छांटते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरी टीम में लोग हैं जो लीडर बन सकते हैं और उनको मुझे तराशना है आगे? जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ हमारे यूजर बनना ही पसंद करते हैं, कंज्यूमर बन के ही रहना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत यूजर बना भी लेते हैं आगे, और कुछ लोगों के ड्रीम बड़े होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि जिसका ड्रीम बड़ा है उसको ढूंढ लो, और उसकी धीरे धीरे एक्टिविटी से भी पता लगता है। असल में किसी भी व्यक्ति को हम डायरेक्ट देखते ही नहीं पहचान सकते कि एक अच्छा लीडर बनेगा। कई बारी किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि एक अच्छा लीडर है, जिसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, कई बारी वो बहुत बड़ा लीडर बन जाता है। और किसी को देख के ऐसे लगता है ये बहुत ही एजुकेटेड है, बहुत ही ऐसा लग रहा है देख करके बॉडी लैंग्वेज से कि ये मेरी टीम में बहुत अच्छा काम करेगा, और पता लगता है वो 4 दिन बाद भाग भी जाता है। तो मेरा एक ही तरीका होता है कि मैं 90 डेज में हर एक लीडर की काम करने की एक्टिविटी को देखता हूँ। मेरी ट्रेनिंग सबके लिए सेम होती है, चाहे वो जूम मीटिंग है, चाहे हम फिजिकली जा करके जो है मंथली मीटिंग्स करते हैं। उसके बाद में उन लोगों की एक्टिविटी को देखते हैं और उसमें से फिल्टर करते रहते हैं। यानी कि अगर हमारी टीम में 100 लोग हैं तो उसमें से 10 लोगों को फिल्टर करता हूं जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, और जो फिल्टर हुए लोग हैं अगेन उनकी फिर हम आगे मीटिंग करते हैं, उनको सिखाते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, आपको जो है आगे लीड कैसे करना है। तो ऐसे फिल्टर होते होते अपने आप लोग सामने आ जाते हैं। जो लर्निंग एटीट्यूड वाले होंगे वो लीडर बनते हैं, और जो इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैंने तो MBA कर रखी है, मतलब MBA मीन्स मुझे बहुत आता है तो उसको मैं एक वर्ड बोलता हूँ, आपको MBA की जरूरत नहीं, आपको MBBS की जरूरत है। अब MBBS क्या है? मुझे बहुत बहुत सीखना है। ओह, क्या बात है। तो जब तक आपका ये एटीट्यूड नहीं आएगा आप लीडर बन ही नहीं सकते। तो जिसका लर्निंग एटीट्यूड है वही लीडर बन सकता है। तो ऐसे लोगों को मैं ढूंढ लेता हूँ, वेरी नाइस, और उन पे ही फिर हम आगे काम करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। शिवकांत जी, यहाँ पर मैं एक और चीज़ जानना आपसे चाहूँगा, क्योंकि आपने माइंड के ऊपर भी बहुत सारी ट्रेनिंग की। आपने बताया कि आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे मेडिटेशन करते थे, तो मुझे लगता है आपने इन सारी चीज़ों से अपने माइंड को बहुत ही शार्प और स्ट्रांग बना लिया है। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग में माइंड पावर का या सबकॉन्शियस माइंड का कैसे इस्तेमाल किया जाए? आज हमारी बहुत सारी जनता यहाँ पर हमें देख रही है, तो कुछ ऐसे टिप्स आप बताइए जिससे एक इंसान अपने माइंड पावर का यूज़ करके, सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके इस इंडस्ट्री में एक अच्छे लेवल को अचीव कर पाए। हर व्यक्ति चाहता है जो इस इंडस्ट्री में आया है कि मेरा एक लेवल अच्छा हो, मेरी एक अच्छी इनकम हो। तो मैं चाहूँगा आप लोगों को ये बताएं कि कैसे माइंड पावर का या सबकॉन्शियस माइंड का हम यहाँ पे इस्तेमाल करें। अक्सर मेरा माइंड के ऊपर फोकस इसलिए भी रहता है क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसकी गहराई में जाते हैं तो हमें अपनी माइंड पावर का जब पता लगता है कि हम दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। करेक्ट। तो उसके लिए सिर्फ माइंडसेट उस लेवल का होना चाहिए। तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि माइंडसेट के लिए जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि मैंने बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग माइंडसेट से चलती है। क्योंकि आपको बहुत सारे रिजेक्शन आएंगे, बहुत सारे लोगों का आपको एटीट्यूड ऐसा लगेगा कि मैं इससे बात क्यों करूं, इसको ईगो है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का समय निकालिए जिसमें आप डेली मेडिटेशन कीजिए। और जब आप सुबह उठते हैं और जब आपको रात को सोते हैं तो उस समय पर 15 से 20 मिनट का टाइम आप जितना अच्छा सोच सकते हैं। मैंने तो एक तरीका अपनाया हुआ है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठता हूं तो सबसे पहले थैंक्स करता हूं परमपिता परमात्मा का कि उन्होंने मुझे इस धरती पर कुछ खास कार्य करने के लिए भेजा है। दूसरा, मेरा एक ही सोच होती है कि मैं इस दुनिया में आया हूं तो मुझे कुछ बड़ा करना है, यानी कि मुझे इस लाइफ में क्या करना है, मैं अपने सारे ड्रीम को विजुलाइज करता हूं। तो जब हम
किसी भी थॉट को रिपीट करते हैं तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो थॉट नेगेटिव हो चाहे वो थॉट पॉजिटिव हो। यानी कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और उसी के ऊपर वो काम करता है। अगर आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा दिन भर में सोचते हैं तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है, और आप हर नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं तो नेगेटिव चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं और आपको लगता है कि मेरे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो सारा ही पॉजिटिव है। तो मुझे लाइफ में कभी ऐसा लगता ही नहीं कि कोई नेगेटिविटी हो भी सकती है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में अगर आपका देखने का नज़रिया है पॉजिटिव, जैसे अक्सर करके लोग बोलते हैं कि टीम जो है वो मेरा कहना नहीं मानती, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा बिजनेस ठंडा है, मेरा बिजनेस ग्रोथ में नहीं जा रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या करूं, मैं बिजनेस तो करना चाहता हूं लेकिन लोग मेरे साथ जुड़ नहीं रहे, कुछ लोग कहते हैं कि अपलाइन अच्छा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि डाउनलाइन अच्छी नहीं है। तो जितनी बार आप इन नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वही चीज़ें आपको रिपीटेड मिलती हैं। इसकी बजाय आपको ये वर्ड्स चेंज करने हैं। आपको क्या बोलना है कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, थैंक्स परमात्मा का जो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी टीम दी है। आपको बोलना है कि मैं दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा हूँ, मेरी टीम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मेरी इनकम पिछले महीने से इस महीने बढ़ के आ रही है और अगले महीने और बढ़ के आएगी, यानी कि मैं इंक्रीजिंग मोड पे हूँ। तो जब अगर आप नहीं भी हैं लेकिन आप बोलना स्टार्ट करते हैं अपने माइंड के साथ, तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि जो आप फील करते हैं, जो आप महसूस करते हैं, जो आप बार बार बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ बन जाती हैं। क्योंकि यूनिवर्स, आपने एक वर्ड सुना होगा कि कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत के साथ चाहो, पूरी कायनात मिलकर के उसको पूरा करने में लग जाती है। अगर आप सचमुच सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप नेगेटिविटी को इग्नोर करें और सिर्फ आपका फोकस आपके ड्रीम लेवल की तरफ होना चाहिए, आपके टारगेट्स के ऊपर होना चाहिए, तो पूरी कायनात मिल जाएगी और आपके ड्रीम को, आपके टारगेट को 100% पूरा कर देगी। वेरी राइट, वेरी राइट। बहुत ही बढ़िया तरीके से आई थिंक आपने माइंड पावर को यूज़ करने का और सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करने का तरीका बताया यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस इसका पूरा लाभ लेगी। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ शिवकांत जी, अक्सर डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। हालांकि आपने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड भी यूज़ किया था, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इसको और इलेबोरेट करें कि डुप्लीकेशन की जब बात आती है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस ही है, 100%। तो कैसे इसको किया जाए, कैसे इसका पूरा फायदा लिया जाए? सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लीडर्स क्रिएट करने की इंडस्ट्री है। अगर हम सोचें कि मैं ही लीडर बन के रहूं, मैं ही किंग बन के रहूं, सारी मेरी प्रजा ही बनी रहे, तो होगा क्या कि सारी लायबिलिटी आप पे रहेगी और आप थक जाएंगे। बिल्कुल। आपको पूरी टीम को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब आया था तो मैं क्या करता था, हर एक की ज्वाइनिंग भी मैं ही कर रहा हूँ। मैं बोल देता था मुझे सारे डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, मैं आपकी ज्वाइनिंग लगा दूंगा। हुआ क्या कि मेरे पास ऐसा भी हुआ कि एक दिन 300 ज्वाइनिंग मेरे पास व्हाट्सएप पे आ गई। उन दिनों तो चलो मैनुअल फॉर्म होते थे, बाद में व्हाट्सएप का आया था। तो मैं 2 दिन 3 दिन उसी काम पे लगा रहा। फिर मुझे एक चीज समझ में आई, अगर मेरे जैसे मेरे पास अगर लोग हों तो मेरा काम बढ़ सकता है। उसके बाद मैंने एक सिस्टम बनाया, जिस भी व्यक्ति को मैं ज्वाइन कराता हूं उसको मैं सिखाता हूं, करता नहीं उसका काम। अगर उसको मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम है कि सर ये मेरा प्लीज काम करा दो, या मेरा कोई KYC से रिलेटेड वर्ड या बैंक डिटेल अपडेट, कुछ भी कोई ऐसा काम है जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो मैं उसको डायरेक्ट कनेक्ट करता हूं मैनेजमेंट के साथ। इसी तरीके से जब हम डुप्लीकेशन की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको जो आता है वो अपनी टीम को सिखाना स्टार्ट कर दो और उनके हाथों से वो सारे काम कराओ। करेक्ट, बिल्कुल। दूसरा, अक्सर करके नेटवर्कर जब होते हैं, लीडर जब होते हैं, वो क्या काम करते हैं कि वो टीम को बोलना स्टार्ट कर देते हैं, आप मीटिंग में जाओ, आपको होम मीटिंग करनी चाहिए, आपको फील्ड में जा करके बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आपको हमेशा ड्रेस कोड में होना चाहिए। हम बोलते रहते हैं, लेकिन एक चीज है कि लोग कभी भी सुनते नहीं हैं, लोग देखते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपको डुप्लीकेट करना है अपनी टीम में किसी को भी, तो उसको वो चीज बता के नहीं, करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप दिखेंगे सोशल मीडिया पर कि आप बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं, तो लोग देख के करेंगे। आप खुद ड्रेस कोड में हैं तो लोग ड्रेस कोड में रहेंगे।
और आपके जो क्रीम लीडर्स हैं उनकी आपको मंथली एक मीटिंग करनी चाहिए, जिसमें उनको आपको सिखाना पड़ेगा कि आपको बिजनेस प्लान कैसे देना है, आपको अगर 1 घंटे का टाइम मिलता है तो प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। करेक्ट। जब तक आपको जो आता है वो उसको नहीं सिखा दोगे, जब तक आप उसको आपका रिप्लेसमेंट नहीं हो जाएगा, तब तक आप फ्री नहीं होंगे और आप आगे नया काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको करके दिखाना पड़ेगा। वेरी राइट। एंड आई थिंक बिल्कुल सही आपने बात बोली कि अक्सर ये देखा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग या लीडर्स ये सोचते हैं कि हर काम मैं ही करूं, मेरी इंपॉर्टेंस बनी रहे। कहीं ना कहीं ये बड़ा ज़रूरी है कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाएं, क्योंकि जब लोग इंडिपेंडेंट बनेंगे तभी आप फ्री हो पाएंगे। जैसे आपने राइटली बोला कि एक दिन 300 ज्वाइनिंग आ गई। अब अगर 300 लोगों ने एक एक ज्वाइनिंग भी भेजी है तो आपके लिए वो 300 हो गई, मगर वो अगर एक एक ज्वाइनिंग खुद भी लगा देते तो उनके लिए हार्डली 10-15 मिनट का या 20 मिनट का काम है। बिल्कुल। सो ये बड़ा ईजी हो जाता है एक लीडर के लिए। वेरी राइट सर, और थैंक यू सो मच। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आज हमारे इस पॉडकास्ट में आप आए और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हमारे साथ साझा करी। स्पेशली अगर मैं माइंड की बात करूं, सबकॉन्शियस माइंड की बात करूं, और साथ ही साथ एक शून्य से शिखर तक का सफ़र एक लीडर कैसे तय कर सकता है। आई एम श्योर आज जितनी भी हमारी ऑडियंस यहाँ पर देख रही है, आपके इस अनुभव से, आपके इस पूरी मैं कहूँगा जीवनी से वो बहुत कुछ लर्न करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करके अपने आप को भी सक्सेसफुल बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आप आज मिले हमारे एक ज़बरदस्त लीडर से जिन्होंने आपको एक नई MBA की परिभाषा बताई और एक नई MBBS की परिभाषा बताई। MBA यानी मैं सब जानता हूँ और MBBS मुझे बहुत बहुत सीखना है। तो आज से आप भी MBBS की डिग्री ले लीजिए, यानी मुझे बहुत बहुत सीखना है। और अगर आपने इस चीज़ को अपनी रोज की ज़िंदगी में अमल कर लिया तो ये डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं बल्कि आपके जीवन के हर पड़ाव में आपको मदद करने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा और आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर करें, साझा करें, जिससे वो इस पॉडकास्ट का सही फायदा ले पाएं। इसी के साथ दोस्तों, आज वक्त आ गया विदा लेने का। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ। थैंक यू सो मच। गुड IMC।